औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हसन नवाज़। आज मुताले पाकिस्तान का हम लेक्चर जो सा हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम जो सा पढ़ा था वो हमने 1973 के आइन के कुछ अहम पहलू पढ़े थे, जिसमें हमने 12 पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, होप सो कि आपको उस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज का बेटा जो सा हमारा लेक्चर है वो है जो हमने आगे मुल्क का सरबराह का पढ़ना है ज़िक्र। पहले हमने जनरल ज़ियाउल हक़ के बारे में पढ़ा, भुट्टो के बारे में पढ़ा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में। अब हम जनरल ज़ियाउल हक़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल ज़ियाउल हक़, इसका जो सा टेन्योर था वो 1977 से लेकर 1988 तक था। ठीक है, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 11 साल बन गए। क्लियर हो गया। अब इसका दौर कैसे शुरू हुआ? पाकिस्तान में ना एक कौमी इत्तेहाद बना। कौमी इत्तेहाद नाम से बताता है कि मुख्तलिफ़ कौमों के इत्तेहाद से, कौमों से यहाँ पर मुराद होगा मुख्तलिफ़ जमातों के इत्तेहाद से। ठीक है, क्योंकि पहले आपको पता है किसका दौर था? पीपल पार्टी का। पीपल पार्टी का दौर था। ठीक है, तो इंतखाब आ गए, मतलब वो इलेक्शन आ गए। अब सारी की सारी जमातें जो हैं ना वो पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ हो गई। उन्होंने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा, उस इत्तेहाद का नाम रखा पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद। और उसके जो उनसे सरबराह थे ना वो मौलाना मुफ्ती महमूद थे। ठीक है, और कौमी असम्बली के फिर इंतखाब हुए 7 मार्च 1977 को। अब जब ये इलेक्शन हुए तो इसमें से पीपल पार्टी दोबारा जीत गई। अब दूसरी जमातों को ये चीज़ बिल्कुल भी एक आंख भी भले ना लगी। उन्होंने क्या किया? पीपल पार्टी के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि पीपल पार्टी जो उनसे जीती है ये धांधली करके जीती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो फिर वहाँ पर कौमी असम्बली का जितनी भी दूसरी पार्टी थी उन्होंने कौमी असम्बली का बाइकाट किया और एक तहरीक चलाई जिसका नाम था निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अब जब भुट्टो ने ये सारे के सारे हालात वाक़यात देखे, उसने कहा कि चले आए अब हम टेबल टॉक करते हैं, मतलब मुज़ाकरात करते हैं। भुट्टो ने मुज़ाकरात की दावत दी सारी जो सी है जमातों को। भुट्टो ने सारी जमातों को मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन अभी मुज़ाकरात मतलब जारी थे कि जो सा फ़ौज का चीफ़ था, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ था ज़ियाउल हक़, उसने मार्शल लॉ लगा दिया 5 जुलाई 1977 को। उसने मार्शल लॉ लगा दिया और भुट्टो की जो सी हुकूमत थी उसका तख्ता उलट दिया। उसके बाद जो सा इसने 11 साल, मैंने आपको बता दिया 1977 से 1988, 11 साल इसने जो सी हुकूमत की। ठीक है, और 17 अगस्त 1988 को ये हवाई हादसे का शिकार हुआ और जहान फ़ानी से कूच कर गया। इसकी जगह पर आप मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए किसी की ज़रूरत थी, तो सेनेट का चेयरमैन जो सा था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कौमी असम्बली और सेनेट का जो सा चेयरमैन था उसका नाम था ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान। उसको कायम मकाम सदर वहाँ पर रख दिया गया। आगे जो सा बेटा हमारा टॉपिक है, अच्छा तो मेरा बेटा जो सा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। 1977 से 1988 तक जो से इसने नफाज इस्लाम को नाफिज करने के लिए जो से अहम इक़दाम उठाए थे ज़ियाउल हक़ ने, वो कौन से हैं? ये टोटल 11 है। ठीक है, इनका स्केच मेरे सामने थोड़ा सा कोशिश किया कि आपको समझ आ जाए। उसका जो सा पहला पॉइंट है वो है शरई अदालतों का। शरई से मुराद है शरीयत की, जो शरीयत की अदालतें बनाई गई, मतलब जहाँ पर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की दर्स दिया जाए उसको शरीयत कहते हैं। ठीक है, शरई अदालतें जो सारे का सारा फैसला जो सा हुआ वो शरीयत के मुताबिक करेंगी, मतलब कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेंगी। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो सा है अदालतें जो सी हैं उनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक, मतलब ऐसा तो कहा जाता है कि जो सी हैं वो इंसाफ को सामने रखते हुए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल दरामद करते हुए सारे का सारा इंसाफ करेंगे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। ठीक है, ये हुआ था जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है 10 फरवरी 1979 से ये जो सी शरई अदालतें शुरू हुई थी। ठीक है, और 1980 मैंने जो सी ऊपर डेट लिखी हुई है। ठीक है, इससे पहले मैं बताता चलूँ कि इसमें जो सारी बात है शरई अदालत थी, इसमें अदालत में जज की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर जज की तैनाती कौन थे, तैनाती के एतबार से कौन थे, वहाँ पर उलमा को तयन किया गया था। ठीक है, मतलब कि जो उलमा थे वो उस अदालत में फ़ैसला करेंगे, जो भी उनके पास कोई आएगा मसला तो वो उसको शरीयत के मुताबिक उसको हल करेंगे और अपना फ़ैसला सुनाएंगे। उसके बाद 1980 में वफाकी शरई अदालत कायम की गई थी।
ठीक है, शरीय बेंचों को ख़त्म करके एक अदालत बना दी गई। अगर कोई बंदे को इन अदालत से भी हक नहीं मिलता था, इंसाफ नहीं मिलता था, तो फिर वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा दायर करते थे। ठीक है, उसके बाद है शरई हदूद का निफाज। ये 1979 को शरई हदूद का एक ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कानून जारी किया। ठीक है, जिसके मुताबिक जितनी भी बुरी आदत है, चाहे वो चोरी है, जना है, शराब है या दूसरे भी जराइम हैं, उनको सारे के सारे को कैसे सज़ा दी जाए। ये नहीं है कि पैसे ले लिए जाएं या कुछ देर के लिए अंदर हवालात में बंद कर दिया जाए। उनको शरीयत के मुताबिक जो हमारे इस्लाम में सज़ाएं हैं इन गुनाहों के लिए, वही सज़ाएं उनको दी जाएं। उसके बाद है ज़कात व उश्र का निज़ाम। ज़कात का मतलब आपको पता है, जो हम हर साल जो उनसे है अपने माल से जो उनसे है वो ज़कात निकालते हैं। ठीक है, और उश्र होता है जो ये जिनके पास ज़मीनें होती हैं। ठीक है, जो जो जिनकी ज़मीनें फसल की पैदावार करती हैं। ठीक है, अब वो जितनी फसल पैदावार करेंगे, जितनी भी उनकी ज़मीन फसल की पैदावार करेगी, उसमें से 10% जो उनसे है ना वो ज़कात होती है। मतलब फ़र्ज़ करें कि 100 रुपीज़ की किसी की ज़मीन जो उनसी है वो पैदावार कर रही है साल में, तो उसमें से 10% जो उनसा होगा, मतलब 10 रुपये जो उनसा होगा, वो हम उश्र देंगे। ठीक है, तो इसका जो उनसा ये जो उनसा इसको इम्प्लीमेंट किया था मुकम्मल तौर पर वाक़यतन 1983 में इसके ऊपर काम करना शुरू हुआ था। उसके बाद है सूद का खात्मा। सूद जो आपको पहले बताया था कि जो हम रकम दें, जब हम वापस लें तो हम उससे ज़्यादा की डिमांड करें। ठीक है, वो सूद होता है। 1 जनवरी 1981, मैंने बिल्कुल देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जनवरी 1981 से जो सा सूद है उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया, और 1984 को जितने भी सेविंग अकाउंट्स थे उनको PLS में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद है इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान की लाजमी तालीम BA तक लाजमी करार दे दी गई। ठीक है, कहा गया कि हर बंदे को जो पाकिस्तान का नेशनल है, नेशनलिटी है जिसके पास, उसको BA तक की तालीम लाजमी तौर पर हासिल करनी है। BA तक की तालीम हासिल करनी है तो उसको इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान लाजमी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है नमाज का अहतमाम। स्कूल और कॉलेजेस में ज़ोहर की नमाज का अहतमाम किया गया, और ये मेक इट श्योर, मतलब इसको पक्का किया गया कि जितने भी तलबात हैं स्कूल या कॉलेजेस में, वो लाजमी तौर पर जैसे ही ज़ोहर की नमाज का वक्त हो वो सब के सब नमाज अदा करने जाएँ, और इसके लिए सलात कमेटियाँ भी बनाई गई थी। उसके बाद है इतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस। जैसे कि हमें पता है कि आजकल चल रहा है, हमारे आजकल क्या हो रहा है कि कहीं पर भी हम बाहर जाएं तो कहीं पर समोसों की दुकानें खुली हुई हैं, कहीं पर कुछ, मतलब आज चलें ये तो थोड़ा सा इस तरह का सिचुएशन बनी हुई है कि नहीं इतनी ओपन हो रही, लेकिन अगर हम आज से पिछले साल की तरफ जाएं तो क्या होता है, जैसे ही हम सुबह उठते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो सारी की सारी दुकानें, खाने पीने की भी दुकानें वैसे ही चल रही हैं जैसे आम दिनों में चल रही होती हैं। लेकिन तब उसने क्या किया था, उसने एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस जारी किया था। ठीक है, मतलब जो लोग रमज़ान का एहतराम नहीं करते उनको 500 रुपये जुर्माना किया गया था। ठीक है, उसके बाद है बेटा दीनी मदारस। दीनी मदारस जो उनसे तो पहले उनकी जो उनकी डिग्री जो उनसी होती थी, मतलब उनको इतनी नहीं दी जाती थी, इतनी फौकियत नहीं दी जाती थी, लेकिन इसने क्या किया कि जो तलबा या तलबात दीनी मदारस से भी तालीम हासिल करेंगे, उनकी तालीम को भी जो सा उनका 7 साल का कोर्स होता है, आई थिंक सो, कि उनकी तालीम को भी MA की तालीम के बराबर इसने करार दिया था। ठीक है, उसके बाद अरबी की लाजमी तालीम, मतलब हर तलबा तलबात जो उनसे हैं वो अरबी सीखेंगे। हम लोग, आप लोग को कोई हाव नाव नहीं है, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अरबी पढ़ी नहीं है, आपको समझ नहीं आती। जब तक आप तर्जमे के साथ कुरान पाक दोबारा से नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ भी अल्फाज की समझ नहीं आएगी। लेकिन इसने कहा था कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक, शिशम 6 को कहते हैं और हश्तम 8 को कहते हैं, अरबी की तालीम लाजमी होगी। उसके बाद बेटा इसने बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी बनाई। बैनुल अक़वामी किसे कहते हैं? इंटरनेशनल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना। 1981 में इस्लामाबाद में इसने एक बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी बनाई और काम शुरू किया उसको बनाने के लिए। उसके बाद बेटा लास्ट जो सा हमारा पॉइंट है वो है शरीयत फैकल्टी। शरीयत का मतलब होता है कानून इलाही, फैकल्टी का मतलब होता है अमला।
जो अल्लाह ताला ने कानून बनाया है उसका अमला, मतलब वो लोग जो अल्लाह ताला ने कानून बनाया है उसके बारे में हमें समझाएं, हमें आगाह करें, हमें बताएं कि किस तरह इस कानून को कैसे और कहाँ पर ही हमने नाफिज करना है। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में शरीयत फैकल्टी का इंतज़ाम किया गया, शरीयत फैकल्टी कायम की गई, जहाँ पर तलबा तलबात को जो उनसे उलमा थे वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उन्होंने किस तरह हर अपने अमल से फ़ैसले किए, उन्होंने किस तरह हर सिचुएशन में अपने फ़ैसले सर अंजाम दिए और बखूबी सर अंजाम दिए, किस तरह अल्लाह ताला ने उनको कहा कि कौन से वक्त किस तरह का कदम उठाएं और किस तरह की अल्लाह ताला ने उनको सोच दी, अल्लाह ताला ने किस तरह से ख़ुद भी कुछ फ़ैसले सुनाए, तो वो सारे का सारा फिर तलबा तलबात को सिखाते हैं। ठीक है बेटा, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो फीडबैक में लास्ट में बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।